सभी को प्रणाम। सबसे सर्वप्रथम अपना परिचय देते हुए, मेरा नाम प्रदीप रावत, सहायक आचार्य जयदेव प्रसाद उमदत कुड़ियाल सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज 14 बीघा मुनि की रेती टेरी गढ़वाल, बालिकाओं का एकमात्र शिक्षा संस्थान मुनि की रेती क्षेत्र में। और एक सौभाग्य है कि मुझे इस ईश्वरीय कार्य को करने का एक अवसर जो मुझे मिला है। सत्र जो 2007 से मैं यहाँ पे कार्यरत हूँ और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को लेते हुए सत्र 2000 से हमारा यह विद्यालय प्रयासरत है। आज इससे पूर्व भी मैं फेसबुक में अपने लाइव से आप लोगों के सामने आया था नवीन शिक्षा नीति पर अपने विचार रखने के लिए, और उसी का एक निचोड़ मैं आपके सामने पुनः अपने यूट्यूब चैनल से, अपने फेसबुक आईडी से, अपने छात्राओं के बीच में रखना चाहता हूं। तो मैं बात करता हूं नवीन शिक्षा नीति की। तो सबसे सर्वप्रथम जो मैं बात करता हूं शिक्षा आयोग की, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद 3 शिक्षा आयोग अभी तक बने हैं। नंबर 1 1948 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, इसको आप राधा कृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। जिसमें की शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया था। यूजीसी की स्थापना की गई थी। 1952 में माध्यमिक शिक्षा, यानी कि ये है एक आयोग था, इसको मुदलियार आयोग भी कहते हैं। और उसके बाद 1964 में शिक्षा आयोग। तो 1964 का जो एजुकेशन कमीशन है उसके अकॉर्डिंग ही हमारे देश की शिक्षा नीति बनाई गई। तो जो पहली जो शिक्षा नीति बनाई गई थी वो 1968 में बनाई गई थी, और इस समय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और उसके बाद जो सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी जो पारित हुई थी 1986 में, यानी 18 वर्ष के पश्चात, वो स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के समय में। तो 1986 की जो शिक्षा नीति है उसमें फिर 2 ड्राफ्ट आए थे। 1992 में आचार्य राम मूर्ति समिति और प्रोफेसर यशपाल समिति, ये 2 ड्राफ्ट इसमें आए थे। तो प्रोफेसर यशपाल समिति के बारे में आगे बात करूंगा कि पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम पर इसमें कुछ संशोधन अमेंडमेंट का प्रयास किया गया था। तो इसको कहते हैं प्रोफेसर यशपाल समिति। 1992 में यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट रखे गए थे, जैसे कि बच्चों का जो बोझ कम करना, भाई बस्ते का जो बोझ कम करना, इस आधारित एक शिक्षा के प्रावधान को यहाँ पे अमेंडमेंट के लिए रखा गया था। ऐसे ही कुछ अमेंडमेंट और आगे चलकर हुए। 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्चा, ये एक प्रोफेसर यशपाल ने इसमें बात रखी थी कि बिना बोझ के बस्ता। और ऐसे कुछ अमेंडमेंट इसमें आए थे 1986 के इस शिक्षा नीति में। और उसके बाद 2009 में राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के छात्र छात्राओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान इसमें रखा गया था। अब केंद्र सरकार ने जो पॉलिसी लेके आ रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसको बोलते हैं, NAP 2020। अब 2020 का मैच आपने देखा होगा, बड़ा एडवेंचरस होता है, बहुत रोमांचकारी होता है। ऐसा ही केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। नई शिक्षा नीति जो हमारी अब आई है वो 34 साल पुरानी है, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को ही रिप्लेस करेगी। ये 1986 की जो हमारी शिक्षा नीति आज तक चलती आ रही है 10+2 वाली, उसको ही रिप्लेस करने वाली है। अब कईयों के मन में डाउट है कि यार ये 10+2 है क्या और इसके बदले में क्या आने वाला है। कई लोग ऐसे प्रश्न भी उठाते हैं कि भाई यार है तो सिमिलर ही है, भाई 6 वर्ष से और 18 वर्ष की आयु तक उन्हें एंटर करनी है, तो आखिर चेंजेस क्या है। भाई बीए और पीजी करना है तो 5 वर्ष लगेंगे, इसमें भी 5 वर्ष लगने, आखिर चेंजेस हैं क्या।
उसमें ज़रा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NAP 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1980 के बाद ये हमारी जो है तीसरी शिक्षा नीति होगी जो इस समय प्रस्तावित है। NAP 2020 के तहत केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर देश की GDP का 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। इससे पहले 1.6% था। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज तक की 70-80 साल जो भी हमारी राजनीति को चले गए हैं, तो शिक्षा को हमेशा दरकिनार किया गया। शिक्षा को शायद दरकिनार इसलिए किया गया होगा, ये मेरा मानना है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होगा तो वोट बैंक कहाँ से बनेंगे। इसलिए शिक्षा का स्तर जो है गिराया गया, उसको बढ़ाया नहीं गया। भारत जनसंख्या में बढ़ा लेकिन मानव संसाधन के रूप में घटा। नई शिक्षा नीति में वर्तमान में जो है इस समय जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि 10+2 एक शैक्षिक मॉडल के स्थान पर जो हमारा चल रहा है आज तक 10+2, उसके स्थान पर 5+3+3+4 प्रणाली के आधार पर एक नया शेड्यूल जो है इसमें लागू किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन से भाषाई बाध्यता माने जो हमारे अंदर एक प्रॉब्लम है कि भी हमें ये लैंग्वेज पढ़नी है या नहीं, ये नहीं पढ़नी है, त्रिभाषा आयाम जो चलता है देश भर के अंदर, तो ये बाध्यता को दूर करना के लिए शिक्षा को सुगम बनाना, जिससे कि शिक्षा सुगम बने और प्रयोग को बढ़ावा देना, मतलब जितना कि प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हो शिक्षा में उस चीज़ को बढ़ावा मिले। इस शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच, नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करने को कहा गया है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि अगर जैसे हमने कभी हाई स्कूल में जो पढ़ा है एक क्वेश्चन की 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न, लेकिन द इम्पोर्टेंट फैक्ट इज अगर 1857 का रिवोल्ट नहीं होता तो शायद आज इंडियन हिस्ट्री होती क्या। दैट इज़ द लॉजिकल क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन जो है इसको कहते हैं रचनात्मक नवाचार। NAP 2020 के तहत MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करने का उद्देश्य शिक्षा और सिखाने पुनः इसको ये करना है। तो यानी कि जो MHRD है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो आज तक सब कुछ देखता था शिक्षा को भी अन्य चीज़ को, अब उसको टोटली क्या कर दिया जाए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया जाएगा। और ये क्योंकि भाई शिक्षा के ऊपर ये कार्य कर रहा है तो इसलिए इसको एक ये परिवर्तन भी इसके अंदर लाया गया। परिवर्तन आपने देख लिया होगा, एक तो जो है GDP की जो दर है वो 1.6 से 6% कर दी गई है, जारी है इसमें। और दूसरा जो है जो MHRD है उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। 10+2 को 10+3+3+4 कर दिया गया है। अब इसमें बड़ा डाउटफुल है जरा ये 10+3+3+4 है क्या। ये दो फिगर आपके सामने है, एक फिगर आपका 10+2 का है जो आज तक चलता आ रहा है, और एक जो कलरफुल आपका फिगर है वो 10+3+3+4 का है। तो 10+2 में आप देखोगे 6 से 16 वर्ष की आयु तक 10वीं और 16 से 18 वर्ष की आयु तक +2 यानी कि 12वीं। जो नीचे का आप ब्लैक एरिया देख रहे हो वो है जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर जो है नेगलेक्ट किया गया है 10+2 में। उसी को जस्ट अपोजिट किया गया है यहाँ पे इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो पहला है वो 5 वर्ष का है जो प्री प्राइमरी और प्राइमरी लेवल का है। उसके बाद सेकंड जो है आपका प्रीपैरेटरी स्टेज जिसे कहा गया है जो कक्षा 3, 4, 5 का है। फिर आपका मिडल है कक्षा 6, 7, 8 का, और फिर सेकेंडरी जो है वो आपका 9, 10, 11, 12। तो ये है आपका 10+3+3+4। यहाँ पे आपको बता दूं कि वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं है। जो मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया वहाँ 6 से लेकर 18 वर्ष तक के हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। अब जो नया ढांचा आ रहा है उसमें 3 वर्ष के बच्चों को भी शामिल कर प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में इसको शामिल किया गया है। तो ये एक बेहतर उपलब्धि होगी इस शिक्षा नीति की कि जो 3 से 6 वर्ष की जो आयु का बच्चा है, जिसमें कहते हैं कि मनोवेग विकसित होते हैं, सीखने की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। और कई बार मैं एग्जांपल देता हूँ ना कि एक बच्चा जो रेंगता हुआ आगे चलता है वो हर चीज़ को एक्सेप्ट करता है जब तक वो उसको स्वीकार ना करे। एग्जाम्पल के लिए कई ऐसे एग्जाम्पल है, आग से उसको बचना होगा तो क्या करे, जब तक वो आग को छुएगा नहीं
उसको कष्ट नहीं होगा तब तक दोबारा वो आग में नहीं पहुँचेगा। मैंने कहने का मतलब उसके सामने अगर स्टोव जला दो, आप आग जला दो, वो छुएगा उसको, आप मना कर दो उसको, नहीं मानेगा वो। लेकिन जब छू देगा एक बार, जल जाएगा, दोबारा आग के सामने वो कभी नहीं जाने वाला। तो वो स्टेज के जो बच्चे, जो सीखने की प्रवृत्ति का जो बच्चा है, उसको यहाँ पे शिक्षा में जोड़ दिया गया है 6 से 18 वर्ष की शिक्षा के बीच में। अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज को कहा गया, जो मैं 5 साल की जो बात कर रहा हूँ, यहाँ पर बच्चा कक्षा 2, 3, क्लास 2 और 3 टू 8 एज, मैंने ये नर्सरी से और 3rd क्लास, 1st 2nd क्लास तक पूरा क्लियर कर देगा। 3 वर्ष से 8 वर्ष की आयु बच्चों को नए शैक्षिक पाठ्यक्रम का 2 समूह में विभाजन कर दिया गया है। यानी कि पहले के जो 3 वर्ष हैं वो प्री प्राइमरी में है उसके, और प्री प्राइमरी का मतलब है उसका प्ले ग्रुप, यानी बच्चा स्कूल जाने में कतराएगा ही नहीं। बच्चा जो घर पे खेलता है वही अगर उसको स्कूल में खेल मिल जाएंगे तो कभी वो स्कूल जाने में मना नहीं करने वाला। 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए आंगनवाड़ी है, बाल वाटिका है, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित और गुणपूर्वता प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, इसको ECCE भी कहा गया है। तो ये सारी जगह ये सुनिश्चित कर दिया जाएगा कि ये इसके लिए कार्य करेंगे। 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा को बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने का प्राथमिकता दी जाएगी, माने जितने अधिक बहुविकल्पीय खेल इसमें होंगे। ACC से जुड़ी योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय ये मिलकर इसको करेंगे। ACC की जो योजना बनेगी, ये 4 डिपार्टमेंट इसमें मिलकर काम करेंगे। यानी इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों की देखभाल एवं रक्षा और साथ साथ में शिक्षा। अब सेकंड स्टेज जो आती है आपकी, वो है प्रीपैरेटरी लेवल, जो आपकी 3 साल की यानी कि +3 है, वो कक्षा 3 से 5 तक की एज का है। तो इसमें बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान तक का एक राष्ट्रीय मिशन इसका उद्देश्य रखा गया है। यानी कि कक्षा 3 से कक्षा 5 तक का जो बच्चा है, कम से कम उसको जो है बुनियादी साक्षरता माने अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान तो होना चाहिए। ये मिशन इसमें रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा 2025 तक प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 3 तक के सभी बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संज्ञात्मक ज्ञान प्राप्त करने हेतु इस मिशन के क्रियान्वयन की योजना तैयार की जाएगी। भाई कक्षा 5 तक आप देखोगे कि कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नाम लिखने तक नहीं आता। एक्चुअली क्या है, वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं। जब वो कक्षा 1 में जाता है तो 3 साल 4 साल की उम्र में कक्षा 1 पढ़ रहा है, कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। अब वो कक्षा 1 और 2 तो खेलते खेलते पार कर जाएगा, तो 3, 4, 5 में जब वो आएगा तो 6 से 8 वर्ष की आयु में आएगा तो उसका मेंटली डेवलप जो बच्चा हो जाता है, तो वहाँ पे वो साक्षर भी हो जाएगा, संख्यात्मक ज्ञान भी उसका हो जाएगा। जो बधिर छात्र हैं, जो एनेबल हैं, जो स्टूडेंट, उनको राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम सामग्री विकसित की जाएगी तथा भारतीय संकेत भाषा, जिसको इंडियन साइन लैंग्वेज ICL को कहते हैं, उसको पूरे देश में एक मानक के रूप में मान्यकृत कर दिया जाएगा। NIP 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण विकास के लिए एक भारतीय अनुवाद और व्याख्यान संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसमें फारसी, पाली, प्राकृत, राष्ट्रीय ये जो है स्थापित करने से उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने एवं उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन के माध्यम से मातृभाषा, स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिया जाने का सुझाव दिया गया है। यानी NIP में जो सबसे बड़ी बात आई है भाषाओं का संरक्षण। इसलिए कि जब स्टूडेंट अपनी जो भाषा माँ बाप से सीखा है, जो अपने माहौल से सीखा है, जो अपने परिवार से सीखा है, जब वो स्कूल में जाता है और उसको डिफरेंट लैंग्वेज वहाँ पढ़नी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। अगर वो अपनी भाषा, क्या जापान ने, क्या चाइना ने अपनी भाषा में विज्ञान विकसित नहीं किया, तो वही पॉलिसी ये है। मिडिल लेवल अब फिर +3 का आता है, ये है आपका क्लास 6 to 8 और इसमें उम्र है 11 से 14 वर्ष की। आप RTE में देखेंगे 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा, 6 से 14 वर्ष की अनिवार्य शिक्षा। ये वही पैटर्न है लेकिन इसको मजबूत किया गया है। इसमें क्या किया गया कि NIP 2020 में एक ऐसी पाठ्यक्रम और अध्यापन प्रणाली विधि के विकास पर बल दिया गया जिसके तहत पाठ्यक्रम के बोझ को कम करते हुए छात्रों में 21वीं सदी के कौशल के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, कौशल विकास। हमारा बच्चा विकसित राष्ट्रों के बच्चों की अपेक्षा पिछड़ जाता है,
यहाँ पे कक्षा 6 से 8 तक वोकेशनल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस नीति में प्रस्तुत सलाह के अनुसार कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो हम पाठ्य विषय हमारे होते हैं, एसएसटी, साइंस, मैथ्स, इसके साथ साथ जो वोकेशनल जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा पेंटिंग में अच्छा है, कोई बच्चा हस्तशिल्प में अच्छा है, कोई बच्चा टेक्निकल चीज़ों में अच्छा है, कोई बच्चा मैकेनिकल चीज़ों में अच्छा है, तो वो पाठ्यक्रम उसके समकक्ष माने जाएंगे, जैसे साइंस और एसएसटी के समकक्ष। कक्षा 6 से शैक्षणिक पाठ्यक्रम व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। राष्ट्रीय जो एनसीईआरटी आपकी है द्वारा स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो साइंस है, मैथ्स है या साहित्यिक विषय है, अंग्रेजी या हिंदी, तो जितना मानक इनको दिया जाता है अंक इवैल्यूएशन में, उतना ही अंक इवैल्यूएशन में आपके वोकेशनल सब्जेक्ट को भी दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा कि दोनों बराबर हो जाएंगे। इवैल्यूएशन प्रणाली, आकलन प्रणाली। एनईपी 2020 में छात्रों के सीखने की प्रगति की बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आधार पर अपनाने को सुझाव दिया गया। इसमें विश्लेषण तथा तार्किक क्षमता और सैद्धांतिक आकलन को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। 3, 5, 8 के स्तर पर स्कूली भाग लेने जिसके उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा वो किया जाएगा। कहने का तात्पर्य यहाँ पे आकलन जो होगा, इवैल्यूएशन जो होगा, वो सिर्फ अंक आधारित नहीं होगा, वो छात्रों की एक्टिविटीज, उसके व्यावसायिक कौशल, उसके व्यक्तिगत कौशल, उसके सेल्फ इवैल्यूएशंस। यहाँ पे इवैल्यूएशन के 4 मानक मैं आपको बताना चाहूँगा। स्टूडेंट का सेल्फ इवैल्यूएशंस, अदर स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशंस, टीचर्स का इवैल्यूएशंस और उसके मार्क्स। यानी ये 4 चीज़ें मिलकर इवैल्यूएशंस का एक साधन बनेगा। यानी मूल्यांकन सिर्फ अंक आधारित नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें नई शिक्षा नीति के अंतर्गत है। ये मैं स्कूली शिक्षा पे मैंने बात रखी है। इसके बाद एक मुद्दा उठता है कि ई लर्निंग है क्या। कई जगह ये बात आई है और नई शिक्षा नीति में ई लर्निंग को बहुत बड़ा स्थान मिला है। तो ई लर्निंग है क्या, इसकी क्या महत्व है और किस किस प्रकार की ये ई लर्निंग होती हैं। इसको ई शिक्षा भी आप कह सकते हो, ई अधिगम भी इसको कह सकते हो। तो ई लर्निंग है क्या, ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिक्षा का प्रेषण ही ई लर्निंग या ई शिक्षण कहा जाता है। अब इसको जो है आप डिटेल में अगर समझना चाहें तो जैसे इसका अर्थ निकलता है इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग या इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा या इलेक्ट्रॉनिक अधिगम या ऑनलाइन अधिगम, ये सारे नाम इसके पड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ई लर्निंग का तात्पर्य वही है कि भाई जैसे आज इलेक्ट्रॉनिक अधिगम, मैंने बोला कि ई अधिगम कहते हैं, इसे कंप्यूटर प्रोत्साहित अधिगम भी कहते हैं। ई अधिगम को कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। इस प्रत्यय का संबंध वेद अधिगम एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी से भी अधिक है। आज जो एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी जो आज देश की डिमांड है, ई अधिगम में तकनीकी तथा अधिगम विधियों को सम्मिलित किया जाता है। नई नई टेक्नोलॉजी को किस प्रकार आप नई टेक्नोलॉजी से अपने शिक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें कंप्यूटर नेटवर्क का बहुमाध्यम तकनीकी का उपयोग किया जाता है। आज देखिए ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। अभी तो ये कोरोना काल में चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस स्कूलों में ही, लेकिन आप देखेंगे दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन में आप देखेंगे या विकसित राष्ट्रों में आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि इतना ज़बरदस्त क्रेज है इसका कि आज आप एक जगह बैठकर वर्ल्ड के किसी कोने पर भी अपने शिक्षण को जो है आप प्रसारित कर सकते हैं। और आज इसकी एक अर्निंग फील्ड भी बन चुका है। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो ई लर्निंग में सम्मिलित होते हैं, जैसे ऑनलाइन अधिगम, ऑनलाइन शिक्षा, दूरवर्ती से डिस्टेंस एजुकेशन की जो बात मैं कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रशिक्षण, माने जिसमें कि टेक्नोलॉजी को हम सिखाते हैं, वेब आधारित प्रशिक्षण, कई ऐसी सीरीज बनती हैं जो वेब सीरीज बनती हैं, और दूरवर्ती अधिगम, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें जो है ई अधिगम के अंतर्गत शामिल होती हैं। माने सब वो अधिगम माने शिक्षण देने का माध्यम जो हमें न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर आगे हम उसको प्रेषित करते हैं, समाज को प्रेषित करते हैं। एक स्थान पर बैठकर कई जगहों पर बैठा हुआ कोई भी छात्र हो उसके साथ हम डिस्कस करते हैं। तो इसी को ही ई लर्निंग कहते हैं।
इसके कई रूप आपके सामने हैं, ऑनलाइन अधिगम, ऑनलाइन शिक्षण, डिस्टेंस एजुकेशन। अब यही इसके प्रकार हैं। यहाँ पे एक शब्द मैं कहूँगा, ई अधिगम में अनेक प्रकार की प्राविधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें बहु माध्यमों का उपयोग किया जाता है। ई अधिगम के प्रमुख माध्यम जो है, जैसे मैंने कहा ऑनलाइन अधिगम, ऑनलाइन बने आप जो है गूगल मीट, जूम ऐप या अन्य अन्य जो वो हैं, उससे आप क्या कर रहे हो, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कन्वर्स कर रहे हैं बच्चों से। एक यहाँ पे आता है सिंक्रोनस अधिगम, असिंक्रोनस अधिगम। इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। ये जो आजकल जो स्कूलों में चल रहा है, ये दो आधारित हैं, एक सिंक्रोनस और एक असिंक्रोनस अधिगम, जिसको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि आखिर ये क्या है। यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँगा कि टीचरों के मध्य जो आजकल स्कूलों में चल रहा है, इसमें बहुत ज़्यादा बातें आ रही हैं कि सिंक्रोनस क्या है, असिंक्रोनस क्या है। इसके बारे में हम अपरिचित हैं अभी। मैं इसके बारे में आपको क्लियर करूँगा। वेब आधारित अधिगम, वेब सीरीज जो बनती हैं, जिसमें कि बड़ी बड़ी फिल्में भी आजकल बॉलीवुड और हॉलीवुड भी जो वेब सीरीज से जो है क्या अपनी फिल्मों को लॉन्च कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ ये कुछ उद्देश्य है ई अधिगम के। ई अधिगम से पाठ्य वस्तु का संचार का संप्रेषण करना इसका उद्देश्य है। ई अधिगम से स्थानीय समुदाय, जो हमारा लोकल जो समुदाय कम्युनिटी है, तब भूमंडलीय समुदाय को शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है, न सिर्फ स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे क्षेत्र स्तर पर। ई अधिगम से मुक्त रूप से सीखने का अवसर प्रदान मिला है। देखो आज हम जो है ई अधिगम के द्वारा ही बच्चा जो है उसका डाटा जो है सेव करके कभी भी उसको दोबारा यूज़ करके उसको सीख सकता है। और ई अधिगम से शिक्षा का सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। ई अधिगम से मिश्रित माध्यमों का प्रोत्साहित किया गया है। कोई जरूरी नहीं कि आप गूगल मीट से पढ़ा रहे हो, आप व्हाट्सएप से पढ़ा रहे हो, आप वीडियो बना के भेज रहे हो, ये सब चीज़ें क्या है, अनेक माध्यम है। ई अधिगम के माध्यम क्या है, ई अधिगम का उपयोग संपूर्ण विश्व में वेब या CD-ROM की सहायता से किया जाता है। यह दूरवर्ती अधिगम के समान है, डिस्टेंस एजुकेशन के समान है। इसमें माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत माध्यमों की सहायता से संचार का संप्रेषण किया जाता है। इसमें निम्नलिखित माध्यमों का उपयोग किया जाता है। जिस बात को मैं आपको रखना चाहता था, जो बात अभी तक हम लोगों के बीच में क्लियर नहीं है, वो बात मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो ई अधिगम में क्या है कि जो हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन है क्या, जितने भी ओपन बोर्ड आपके हैं, NIOS हैं, कई ऐसे बोर्ड्स हैं, ओपन बोर्ड्स हैं, तो बच्चा घर बैठे बैठे तैयारी करता है और प्रैक्टिकल और एक्टिविटी बेस्ड जितने भी उसके असाइनमेंट्स होते हैं वो घर में उसको करता है, उसको ऑनलाइन सबमिट करता है। तो देखो कहीं ना कहीं बच्चों के सहूलियत के लिए है, कहीं ना कहीं उनका जो कहते हैं ना आज कि भाई पैसा बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद नहीं हो रहा बल्कि पैसा सेव हो रहा है। आज वो किताब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है बच्चा, आज वो मुद्रित माध्यम से ई पाठ्य वस्तु, पाठ्य पुस्तकों, ई मैगजीन का उपयोग करके जो है दृश्य माध्यम है, या टेप है, केबल है, दृश्य प्रवाह सैटेलाइट है, संप्रेषण माध्यम है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ संप्रेषण में आदान प्रदान शिक्षण का, तो जिस बात में मैं आना चाह रहा था शुरुआत से, वो है असिंक्रोनस माध्यम, असिंक्रोनस माध्यम। अब ये है क्या, तो पहले मैं असिंक्रोनस माध्यम कहूँगा। इसका अर्थ है एक समय में नहीं, इसमें शिक्षक और छात्र के बीच वास्तविक समय में संपर्क नहीं होता, बल्कि अब आपको बताऊं कि कई स्कूल क्या कहते हैं, जैसे हाँ कई स्कूलों में क्या है गूगल मीट से पढ़ाया जा रहा है, कई स्कूलों में क्या है कि वीडियो बनाकर उसको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर मैसेंजर के माध्यम से स्टूडेंट का ग्रुप बनाकर उसमें भेजा जा रहा है। तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब जहाँ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से उसको व्हाट्सएप में डालकर या मैसेंजर में डालकर जो है स्टूडेंट के ग्रुप में डाला जा रहा है, वो है असिंक्रोनस माध्यम। यानी कि एक समय नहीं, उसमें शिक्षक छात्र के बीच वास्तविक समय में कोई संपर्क नहीं होता, बल्कि उसकी जानकारी वेबसाइट, ई-बुक के माध्यम से उपलब्ध रहती है। छात्र इससे आसानी से सीख पाता है। कई बार देखो होगा ना, यूट्यूब में कोई टीचर्स अपना लेसन डाल देता है, वो सेव हो गया है और स्टूडेंट कभी भी किसी भी टाइम पर उसको यूज करके समझ लेता है। तो इट इज़ कॉल्ड असिंक्रोनस माध्यम, यानी कोई डायरेक्ट संपर्क नहीं है, वो सेविंग है। इसी प्रकार मैं बात करता हूँ सिंक्रोनस माध्यम, जिसको मैं कहता हूँ कि भी इसमें रियल टाइम में शिक्षक और छात्र एक दूसरे संपर्क में आते हैं, अपनी शंका का समाधान पाते हैं। इंटरनेट, लाइव चैट, वीडियो कॉल, सम्मेलन, ये सब इसका एक रूप है।
तो आजकल इसी में वो चल रहा है कि भाई सिग्नल माध्यम ठीक है या असिग्नल माध्यम ठीक है।